तो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का कमाई है, जो गवर्नमेंट किसके ऊपर लेता है? जो पैसा कमाता है, द पर्सन हु अर्न्स द मनी। तो टैक्स इज बीइंग चार्ज ऑन द पर्सन हु अर्न्स द मनी, राइट। जिस दिन आया उस दिन से काउंटिंग, घड़ी घूमना स्टार्ट। जिस दिन गया उस दिन उसी दिन में घड़ी खत्म। समझ आया? ओके। गुड आफ्टरनून ऑल। सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट्स द सब्जेक्ट इज़ वेरी फेमस एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन इट्स रिक्वायर अ गुड ह्यूमन स्किल टू रिमेंबर थिंग्स। अगर इन शॉर्ट में बोला जाए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग की लाइफ में, बिकॉज डे टू डे लाइफ में इसका इंटरवेंशन है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए, राइट, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ का, एंड द टर्म इज़ टैक्स। सो टैक्स क्या है? व्हाट इज़ टैक्स? अगर हमको ये समझना है तो टैक्स एकदम लेमैन कंसेप्ट में समझा जाए तो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का कमाई है। क्या है? गवर्नमेंट का कमाई है, वो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। इट्स अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। टैक्स ये है, वो क्या है? वो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट किसके ऊपर लेता है? जो पैसा कमाता है, द पर्सन हु अर्न्स द मनी। तो टैक्स इज बीइंग चार्ज ऑन द पर्सन हु अर्न्स द मनी, राइट। इसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो ये एकदम लेमैन कंसेप्ट है, बट हम लोग देयर आर वेरियस ऑथर्स, वेरियस अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से टैक्स का डिफिनेशन बताया गया है। एंड आई फाउंड दैट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो टैक्स का डेफिनेशन है वो आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ। सो अगर आप देखो तो एक पहला लाइन है बताया कि टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। एक कंपल्सरी है। क्यों कंपल्सरी? इसलिए है क्यों सरकार उसको आपके ऊपर बांध दिया है कि आप अगर पैसा कमाते हो, इफ़ यू आर अर्निंग मनी इन सम टेरिटरी और सम कंट्री, that government impose some amount of tax or some rate of tax on your income. So it's a what? It's a compulsory financial charges or some other type of levy imposes on taxpayer. Taxpayer का मतलब जो टैक्स भरेगा। टैक्स कौन भरेगा? जो पैसा कमाएगा, right? So taxpayer by a government or by a government organization in order to fund the government spending, right? हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं? उस भरने का पीछे वजह क्या है? उस घर भरने के पीछे में यही है कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए वो पैसा जो टैक्स पेयर जमा करते हैं उसको स्पेंड कर पाए। दे कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ मनी, दे कैन यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ मनी टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. It can be study, it can be healthcare, it can be building of road, building of dam, building of anything, right? That's for the welfare of the people. तो ये गवर्नमेंट स्पेंड करता है फॉर द वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए ये करता है। सो यहाँ पर एक पॉइंट घूम के आता है, दिस पॉइंट, ये जो टैक्स पेयर वाला जो बात है, हम टैक्स पेयर किसको कह सकते हैं? हम टैक्स पेयर किसको कह सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि जो पैसा कमाता है हम उसके ऊपर इम्पोज करेंगे कि भैया आपको टैक्स देना है। तो टैक्स पेयर का अगर हम लोग बात करें थोड़ा और इलाबोरेशन में समझा जाए तो टैक्स पेयर मेरे और थोड़ा सा हम कोशिश किए थे समझाने का कि टैक्स पेयर इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू पे अ टैक्स। एक कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी हो सकता है जो पैसा कमाती है एक सर्टेन कंट्री में, एक सर्टेन टेरिटरी के अंदर, और उसके ऊपर गवर्नमेंट इम्पोज करता है कि भैया आप पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स देना है, राइट। फिर मॉडर्न टैक्स पेयर मे हैव एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले क्या था? द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड एसएससी, जैसे मैंने बताया। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आप टैक्स पेयर हो कि नहीं? आपको टैक्स पे करने के लिए आपको कुछ खास आइडेंटिफिकेशन का भी ज़रूरत है। दैट खास आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज़ योर पैन नंबर। क्या नंबर? पैन नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर जो एक इंडिविजुअल को रखना पड़ता है।
अगर आई एम एलिजिबल टू पे टैक्स, अगर मेरा इतना कमाई है जिसको मुझे हमको टैक्स देना है, सो आई नीड दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज पैन नंबर। अगर कंपनी हुआ तो उसको टैन नंबर रखना पड़ता है, ट्रांजैक्शन अकाउंट नंबर। जो उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन होता है उस नंबर से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये उस कंपनी का ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो टैक्स पेयर इज इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विद देम, राइट। उनके पास क्या होगा, एक खास रकम का एक नंबर होगा, एक खास रकम का चीज़ होगा, क्या होगा, एक नंबर होगा जिससे वो आइडेंटिफाई होंगे, राइट। नाम से आइडेंटिफाई नहीं होंगे, एक नंबर से आइडेंटिफाई होंगे कि वो क्या है, राइट। उसी तरीके से तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बात आया, a reference number issued by the government to the citizen or firm, the term taxpayer generally characterized one who pays the tax। जो इंसान टैक्स पे करते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं टैक्स पेयर, और इन द अदर टर्म एसएससी, जो टैक्स में बहुत ज़्यादा नोन टर्म है, टैक्स पेयर कह लो या एसएससी कह लो, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो चीज़ है, जब हम लोग पैसा कमाते हैं तो उस पैसा कमाने का एक पर्टिकुलर एक डायमेंशन होना चाहिए कि वो एक कोई टाइम फ्रेम को समझाएगा, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के बेस में हमको टैक्स का अमाउंट पे करना है। एंड द टैक्स टाइम फ्रेम इन टैक्स इज कॉल्ड फिनेंशियल ईयर। लाइक हम लोग इन जनरल जो होता है वो जनवरी टू दिसंबर इज अ कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो करते हैं, बट टैक्स में एक सेपरेट कैलेंडर, एक डिफरेंट कैलेंडर फॉलो होता है, दैट कैलेंडर इज कॉल्ड फिनेंशियल ईयर। एंड द फिनेंशियल ईयर बिगिंस विथ, फिनेंशियल ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, ये फिनेंशियल ईयर आपका होता है। इसके बीच में आप जो पैसा कमाते हो उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना है, राइट। समझ आया फिनेंशियल ईयर क्या चीज़ होता है। अब जिस फिनेंशियल ईयर के लिए हम पैसा कमाएंगे उस फिनेंशियल ईयर का टैक्स उसी साल में हमको जमा कर देना है। जिस फिनेंशियल ईयर का में हम लोग पैसा कमाएंगे उसी साल में उसका टैक्स हमको जमा कर देना है। तो उस फिनेंशियल ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर। क्या कहते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर ईयर को लेके बात करना चाहते हैं, इन जनरल एवरी ईयर इज अ फिनेंशियल ईयर, बट अगर किसी खास ईयर को समझाना है कि हम इस साल का बात कर रहे हैं तब उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इतना साल का, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्या है देखिए, प्रीवियस ईयर क्या है देखिए, as per the income tax law, the income earned in the current year is taxable in the next year. The year in which the income is earned is known as previous year. आप जिस साल पैसा कमाएं उस साल आपको टैक्स पे भी करना है, और उसका चेकिंग जो होगा बिल्कुल उसके बाद वाला साल में होगा, जिसको कहा जाएगा असेसमेंट ईयर। क्या कहा जाएगा? बिल्कुल उसको असेसमेंट ईयर कहा जाएगा, राइट। तो देखिए असेसमेंट ईयर के बारे में, असेसमेंट ईयर इज सिंपली द टाइम ड्यूरेशन इन विच द इनकम इज अर्न इन द फिनेंशियल ईयर is assessed, and this means that it is the year that comes right after the financial year, right after the financial year, मतलब previous year के बिल्कुल बाद वाला साल में आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझा पाए? अच्छा, तो ये बात हुआ एक टैक्स क्या है, कौन टैक्स पे करता है, कब टैक्स किस साल का हम लोग मतलब किस इनकम का ऊपर पे करना है, राइट। मतलब हम लोग जिस साल में वो इनकम कमाते हैं उस साल में हमको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का बात किया। अब टैक्स पे करना के लिए या टैक्स मुझे वेदर आई एम एलिजिबल टू पे टैक्स और नॉट, इट डिपेंड अपॉन सम कंडीशंस, डिपेंड अपॉन सम क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया ये है कि द क्राइटेरिया इज टू नो वेदर योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेसिडेंट और नॉट, मतलब whether I am eligible to pay or liable to pay tax in India or not, it depend upon my residential status. So residential status क्या है कि जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट मेरे ऊपर टैक्स इम्पोज करेगा डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या होगा? वो कंडीशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने बताया सेक्शन 6 को बनाया है, उसके लिए फ्रेम किया है। वो सेक्शन 6 में उसके बारे में लिखा हुआ है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, राइट।
So Section 6 of the Income Tax Act 1961 contains the provision of the relating to the residence in India. The taxability of an assessee is depend on the residential status, right? अगर हम बोले ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो ये है कि क्या यहाँ पर मेरा जन्म होना चाहिए तभी रेसिडेंशियल, नहीं। देयर आर, अगर इंडिया में बोला जाए, देयर आर टू टाइप ऑफ रेसिडेंट कैन बी फाउंड। वन हु आर फ्रॉम दिस ओरिजिन, मीन्स जिनका जन्म यहाँ हुआ है, द पर्सन हु बिलोंग फ्रॉम दिस सॉइल, जिस मदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जिनका बर्थ यहाँ हुआ है, दे आर बाई ओरिजिन इंडियन, दे हैव पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट, ऑल इंडियंस, राइट। बट एक और भी सेक्शन जो इंडिया में रहते हैं जिसको कहते हैं नॉन रिलायबल इंडियन, जिसको NRI कहते हैं, वो लोग भी इंडिया में रहते हैं, काम करने आते हैं या कुछ करके आते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि वी आर एज एन ओरिजिन इंडियन एंड दे आर नॉट ओरिजिन, राइट, नहीं है। लेकिन बोथ ऑफ देम whether to pay tax in India or not, it depend upon this residential status। ये रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया कि टैक्स पे करना इंडिया में वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये है रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस उसका पाया गया कि एज पर जो भी कानून है बताया गया, जो कंडीशन कहते हैं या कानून कह लीजिए, तो अगर उस कानून के या कंडीशन के हिसाब से है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर ओके रहा, रेसिडेंट रहा, कब रहा सर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में रहा। क्योंकि हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर साल को देख के करते हैं, पूरा ऐसे सबको लेके नहीं करते हैं। हम लोग एक साल में देखते हैं कौन सा साल का हम लोग कर रहे हैं, और उस साल में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, राइट। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या होगा, उसका जो कानून होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया में टैक्स पे करना है कि नहीं करना है, उसका ये रेसिडेंशियल स्टेटस को देखने के बाद ही हम लोग उसको बोलेंगे भैया तुमको पेमेंट करना है इंडिया में। हम लोग कौन कंट्री का बात कर रहे हैं, इंडिया का, दूसरे कंट्री का नहीं, हम लोग यहीं इंडिया का बात कर रहे हैं। इंडिया में तुमको टैक्स पे करना है कि नहीं करना है वो हमको ये बताएगा। कौन बताएगा, बात समझ आया, ठीक है। अब बात यह है सर कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जो कानून है, लॉ है, उस कानून क्या कहता है, वो कानून आपसे कहता है क्या कहता है कि दो बात बोलता है। आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस कहता है कि प्रीवियस ईयर में, कब, प्रीवियस ईयर में आपको 182 डेज या उससे ज़्यादा कहाँ रहना है, इंडिया में। पहला कानून क्या कहता है, या पहला ऑप्शन क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन आपको या उससे ज़्यादा इंडिया में रहना है। अगर इसमें फेल हो गए, पहला चॉइस में हम फेल हो गए, हम नहीं हो पाए, तो मेरे लिए एक और चॉइस भी है। वो चॉइस कहता है, वो चॉइस मुझे कहता है कि प्रीवियस ईयर में, क्या सर प्रीवियस ईयर में 60 दिन, कितना सर, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और उसके बाद जो है 4 साल के अंदर, कितना सर, 4 साल के अंदर 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 साल के अंदर 365 दिन। बात समझ आया, ये सेकेंड ऑप्शन है, ये चॉइस नंबर 2 है, ये चॉइस नंबर 2 है। आज चॉइस नंबर 1 आपसे क्या कहता है, चॉइस नंबर 1 आपसे ये कहता है सर आपको प्रीवियस ईयर में कितना कब रहना है सर, 182 दिन, डेज और मोर। बोलिए, क्लियर, ठीक है, क्या जाएगा, यही वाला बात ये लिखा है यहाँ पर। क्या बोला है, आपको बोल दिया है कि मिनिमम आपको 182 दिन रहना है या उससे ज़्यादा रहना है। और दूसरा बात में ये बताया, क्या बताया, reside in the India for a minimum of 365 days in the immediately preceding the 4 years, right? हो गया ये बात, ये दूसरा कंडीशन है बताया, हो गया। अब जब हम लोग रेसिडेंट हो जाएंगे इन दोनों चॉइस के अंदर कोई भी एक चॉइस के हिसाब से अगर हम लोग रेसिडेंट हो गए, इन दोनों चॉइस के अंदर कोई भी एक चॉइस के अंदर अगर हम लोग रेसिडेंट हो गए, तो हमारे लिए फर्दर
एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब हम पास हो गए, बट अब पास के आगे में और हमारे लिए एक दो गेट है हमारे लिए। अब इन दोनों गेट में से कोई भी एक गेट में हमको घुसना है, तो वो गेट क्या कहता है? वो गेट ये कहता है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लाउज ए। अंडर सेक्शन कैसा क्या कहता है? अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लाउज ए क्या कहता है सर? कहता है ये देखिए सर 2 years out of 10 previous year immediately preceding, right? सर क्या बोला सर? 2 साल 10 साल के अंदर आपको प्रीवियस ईयर में रहना है। सर कौन सा प्रीवियस ईयर में सर? सर करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके सर पिछला बिफोर, जो पीछे आएगा, जो बिफोर आएगा, पहले का आएगा, उस 10 साल के अंदर 2 out of 10 years। ठीक है, बात समझ आया? करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, अब उससे पीछे जाओ, बिफोर जाने के बाद 2 out of 10 प्रीवियस ईयर में रहो। उसके बाद ये क्या है? आपको 2 चॉइस है आपके पास, यहाँ पर 2 चॉइस है, ये पहला चॉइस है या दूसरा चॉइस है, लेकिन ये दोनों को ही आपको सेटिस्फाई करना है। दूसरा वाला क्या कहता है? दूसरा वाला कहता है 730 दिन। कितना सर? 730 दिन आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर्स, राइट? यहाँ भी लिखना चाहिए था प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स। लेकिन याद रखना ये सारा चीज़ जो है वो करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर इधर बताऊं तो ये मेरा हो गया करंट प्रीवियस ईयर, ये मेरा करंट प्रीवियस ईयर इधर है। अब मुझे पीछे जाना है, कहाँ जाना है? बिफोर। ये सब बात जो है ये बिफोर का बात हो रहा है। मतलब करंट प्रीवियस ईयर अगर मेरा 2000 कितना चल रहा है आप लोग का प्रीवियस ईयर कितना है? तुम लोग का अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो 1920 से पीछे आना है हमको। 1920 से कहाँ आना है? पीछे आना है। तो 1920 से पीछे कैसे आएंगे सर? देखिए सर, यहाँ देखिए, नीचे लिखना पड़ेगा 2019-20। अब हमको पीछे आना है तो कैसे होगा सर? सर यहाँ पर हो जाएगा 18-19। और ये गौर कीजिएगा, ये टैली करेगा हमेशा, जब भी आप लोग बनाएंगे तो टैली करेगा आपका। ठीक है सर, याद रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ 18-19, तो उससे पहले वाला साल कौन सा हो जाएगा? 17-18। ये टैली कर रहा है? बोल भाई, कर रहा है। तो ये बात रहा। किसी को कोई सवाल है तो बोलो। कोई सवाल है? कोई सवाल? जस्ट एक पीछे जा रहा हूँ मैं। पीछे में एक बात बताना है हमको, ये वाला कि ये जो दूसरा वाला जो सिनारियो ना, चॉइस नंबर 2, इस चॉइस नंबर 2 में कुछ एक्सेप्शन था। इस चॉइस नंबर 2 में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम लोग जो रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल का। या टैक्स पेयर जो है टैक्स पेयर को हम लोग बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर या क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर हम कहें तो पहला है इंडिविजुअल, हम, तुम, वो, अलग अलग इंसान, राइट? सब अपना अपना इनकम का जिम्मेदारी उठाएंगे और उसको टैक्स पे करना है। सेकेंड, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी टैक्स पेयर है। जो लोग हिंदू बाई रिलीजन हिंदू होते हैं, उन लोग का फैमिली बिजनेस होता है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं उस फैमिली बिजनेस में। सो बाय दैट वे उन लोगों को क्या होता है, वो लोग फैमिली बिजनेस से जो इनकम होता है, उनका जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उनके नाम पे वो लाइबिलिटी खड़ा होगा, जिनको कहा जाएगा कर्ता। जो हिंदू में जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं उनको कर्ता कहते हैं। अब कर्ता को ही जो है टैक्स देना है, सबको नहीं देना है, सबका पैसा को इकट्ठा करेंगे कर्ता, और कर्ता के नाम पे बताया जाएगा कि आपको इतना रुपया टैक्स देना है। तो पहला इंडिविजुअल है, दूसरा HUF है, तीसरा कंपनी। तीसरा कौन? कंपनी चाहे इंडियन डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन का कंपनी हो। चौथा है फर्म। क्या है सर? फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। पांचवा जो है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे
इंसान जिनका स्किल सेट, जिनका हुनर सेम हो, जिनका हुनर सेम हो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग सेम स्किल सेट। बहुत सारे इंसान जिनका हुनर सेम हो, जैसे डॉक्टर बहुत सारे हैं उनका यूनियन तो डॉक्टर यूनियन, बहुत से इंजीनियर हैं उनका यूनियन इंजीनियर यूनियन, बहुत सा लेबर है तो लेबर यूनियन, बहुत सा कारपेंटर है तो कारपेंटर यूनियन। तो इन सब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है इन सब का यूनियन को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लास्ट में लोकल अथॉरिटी, 6 नंबर जो है वो लोकल अथॉरिटी और 7 नंबर जो है अदर्स, राइट। ये 7 टाइप ऑफ टैक्स पेयर हैं, ये 7 टाइप ऑफ टैक्स पेयर है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल ही है। जो हम लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हमको सिर्फ इंडिविजुअल का बता है, तो हम जितना बता रहे हैं इंडिविजुअल का बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल में ये है कि ये चॉइस नंबर 2 में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कहा जाता है आपको कि वो इंडिविजुअल जो इस चॉइस नंबर 2 को अवेल नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल जो चॉइस नंबर 2 को अवेल नहीं कर सकते, तो अवेल नहीं कर सकते वो कौन कौन होंगे? ठीक है, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं लिख रहा हूँ एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, राइट। एक्सेप्शन का मतलब उनको छोड़ करके, राइट। एक्सेप्शन में पहला आएगा लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया छोड़ के बाहर चले गए, किसके लिए? काम के लिए या स्टडी के लिए? बोलिए। इंडिया छोड़ करके जो बाहर चले गए, मैं बता रहा हूँ, इंडिया छोड़ के जो बाहर चले गए उनके लिए है, लेकिन जो बाहर से इंडिया में आए, वेलकम स्वागतम, आप तो इंडिया में आए हैं। क्या बोला गया? वेलकम स्वागतम, आप तो इंडिया में, तो आपके लिए दोनों चॉइस है, चॉइस 1 भी है, चॉइस 2 भी है, लेकिन आप इंडिया छोड़ के बाहर चले गए तो इसीलिए चॉइस नंबर 2 में आप बाहर, चॉइस नंबर 2 में आप, ठीक है। क्योंकि टैक्स कहाँ जमा होगा? गवर्नमेंट का किस में फ़ायदा है? जो इंडिया में आके काम करे उसमें, या जो इंडिया छोड़ के बाहर चल जाए काम में? जो इंडिया में आके काम करे, गवर्नमेंट की कमाई जो है, जो नोट जो आएगा वो इंडिया में काम जो करेगा उसको उससे मिलेगा, राइट। तो पहला क्या है सर? लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप मतलब जो नेवी में काम करते हैं, पानी का जहाज में काम करते हैं, जो नेवी, पानी का जहाज, मर्चेंट शिप में काम करते हैं, मतलब समुंदर में जिनका नौकरी है, जो 6-6 महीना 8-8 महीना जो समुंदर में रहते हैं, उनके वो भी सेकेंड चॉइस से बाहर कर दिए, ठीक है। तीसरा नंबर, थर्ड, केम टू इंडिया फॉर विजिट, केम टू इंडिया फॉर विजिट, केम टू इंडिया फॉर विजिट, राइट। अब ये वो इंसान हो सकते हैं जो बाहर काम करते हैं, 1 महीना छुट्टी गुजारने के लिए यहाँ आ रहे, या फॉरेनर हो सकते हैं जो यहाँ इंडिया घूमने के लिए आ रहे। तो ये 3 टाइप का इंडिविजुअल को, सुनो, ये 3 टाइप का इंडिविजुअल को जो है, ये 3 टाइप का इंडिविजुअल को जो है वो क्या किया है, यहाँ से चॉइस नंबर 2 से बाहर कर दिए। अगर आपको रेसिडेंट होना है तो यू हैव टू फॉलो चॉइस नंबर 1। अगर आपको होना है तो आपको ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, चॉइस नंबर 1। और खुशी का बात यह है कि आपके लिए चॉइस नंबर 2 नहीं है। तो आप खुशी हैं या गमगीन हैं? आपको खुश हुआ या आपको दुख हुआ? आपको दुख हुआ है तो आप टैक्स को उल्टा तरीके से लिए। अगर इंडिया में टैक्स नहीं पेमेंट करना तो खुशी का बात है कि आप पैसा कमाएंगे, लेकिन इंडिया में आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना है, राइट। आप बच गए। आप क्या किए? आप बच गए। बात समझा पाया? क्लियर है? तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि इंडिया में टैक्स पे करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। ये रेसिडेंशियल स्टेटस, और कब का सर? प्रीवियस ईयर का। ये 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस हमको चेक करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस ओके हुआ तो गुड, आपको इंडिया में टैक्स पे करना है, ठीक है।
आपका जो भी होगा हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में, तो हम बता रहे हैं। अब रेसिडेंशियल स्टेटस का जो हम एक डायग्राम बना रहे हैं, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में जो बाइफिकेशंस है, जो डिवीजन है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए कि क्या होगा। हम लोग तो आगे करेंगे। सर हम रेसिडेंट होंगे, सर हम क्या होंगे, रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। ठीक है सर, सर हम रेसिडेंट होंगे या हम इंडिविजुअल हैं, शायद हम रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। सर जब हम रेसिडेंट हो गए तो हमारे लिए और दो रास्ता खुल जाएगा। सर हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। सर हम क्या होंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। तो एक इंडिविजुअल का ये जो मैं कर रहा हूँ, ये एक इंडिविजुअल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल जो पैसा कमाते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या हो सकता है। सर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है सर ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर दूसरा हो सकता है सर RNOR, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक होगा सर NR, सर नॉन रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल का 3 टाइप का स्टेटस हो सकता है। पहला वो काला होगा, दूसरा वो गोरा होगा और तीसरा वो नीला होगा। समझ पाए? पहला वो काला होगा, फिर वो गोरा होगा या वो नीला होगा। इन तीनों में से कोई भी एक ही हो सकता है उसका प्रीवियस ईयर में। बात समझ पाए? बोल भाई, क्लियर है? समझ पाए? तो एक रेसिडेंशियल, एक इंडिविजुअल का जो हम लोग अभी सवाल करने जा रहे हैं उसमें हमको यही बताया है, क्या वो काला होगा या वो गोरा होगा या वो नीला होगा, ये मुझे बताना है। समझा भाई? क्लियर? ठीक। तो ये सवाल हम लोग को करना है, ये सवाल को हम लोग अभी बताएंगे तुमको। ठीक है, कैसे करना है, कुछ उतारने का जरूरत नहीं, पहले हमको मौका दो बताने का। कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है, एक कैलेंडर बनाएंगे, उस कैलेंडर में इस इन्फॉर्मेशन को फिट करेंगे। लेकिन फिट करने से पहले हमको ये डेटा को ध्यान से पढ़ना है और उसके बारे में हमको उसको बैठाना है। तो पहले हम प्रोफॉर्मा बताते हैं सवाल पढ़ने से पहले। सवाल पढ़ने से पहले, सर मेरा फिनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है? अप्रैल का महीना से स्टार्ट होता है। और बिल्कुल, और आपका प्रीवियस ईयर क्या है सर? सर आपका प्रीवियस ईयर क्या है सर? आपका प्रीवियस ईयर क्या है सर? आपका प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर 2019 2020 है, राइट सर? राइट। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या बना रहा हूँ। देखिए सर, तो मैं लिख रहा हूँ ईयर में लिख दिया मैंने 19 और 20, राइट। अब मैं मंथ लिख रहा हूँ सर मंथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। ये दिसंबर कब तक का हुआ सर? 2019 का हुआ, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो, ये 19th ऑफ अप्रैल ऑफ 19, दिसंबर ऑफ 19, राइट सर। अब आएगा सर 20, सर जैन, सर फेब, और ये सर मार्च, ये भी 20 का हुआ सर, राइट सर। और उसके बाद आएगा टोटल। ठीक है सर। तो मैंने बताया कि हमको प्रीवियस ईयर को ध्यान देना है। सर हमारा प्रीवियस ईयर 1920 होगा। अब सवाल पढ़ने का ज़रूरत है। सर यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए, प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर। सर अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? बिल्कुल उसके बाद वाला साल 2021 होगा। अब मैं सवाल पढ़ने का ज़रूरत है। सर ये कौन है सर? रूपचंद जो है एक इंडियन सिटीजन है सर। इंडियन सिटीजन का मतलब जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, जिसका
जन्म इंडिया में, जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है, जो यहाँ का मिट्टी का पैदाइश है, उसको हम लोग बाई ओरिजिन कहते हैं, राइट। तो मिस्टर रूपचंद जो इंडियन सिटीजन है, ही वेंट टू जर्मनी फॉर हायर स्टडी। सर हम लोग फंस गए पहले ही, हम लोग फंस गए पहले ही। क्यों सर? हम तो दो चॉइस के बारे में बात किए थे, चॉइस नंबर 1 एंड चॉइस नंबर 2। चॉइस नंबर 2 में क्या बोले थे? एक्सेप्शन का बात बोले थे, क्या बोले थे ना? मैं वापस लेके आता हूँ। सर चॉइस नंबर 2 में मैंने बताया था, वो इंडिविजुअल जो इंडिया छोड़ के बाहर चल जाएगा काम के लिए या स्टडी के लिए, उसके लिए चॉइस नंबर 2 बंद है, उसके लिए चॉइस नंबर 2 जो है वो क्लोज्ड है, राइट। तो अब हम जो है आ रहे हैं से इधर। तो चॉइस नंबर 2 में ये बता रहा है, ध्यान देना बात को, चॉइस नंबर 2 में ये बता रहा है कि सर ये स्टडीज़ में गया है तो उसको चॉइस नंबर 1 के हिसाब से ही रेसिडेंट बनना पड़ेगा। चॉइस नंबर 1 मतलब 182 डेज या ज़्यादा, उससे ज़्यादा, राइट, मिनिमम 182 डेज। तो अब बात ये हुआ, तो सर ये हायर स्टडी के लिए तो सर चॉइस नंबर 1 जो है, चॉइस नंबर 1 जो है, हाँ, चॉइस नंबर 1 के हिसाब से इसको जाना पड़ेगा, माने 182 डेज या उससे ज़्यादा में जाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर वो इंडिया छोड़ के बाहर गया, कब गया सर? 1 जनवरी 2016। तो याद रखना, जिस दिन आया आज जिस दिन गया, ये दोनों दिन ही काउंटिंग में रहेगा। क्या बोला? जिस दिन आया आज जिस दिन यहाँ से गया, ये दोनों दिन ही काउंटिंग में रहेगा। अब बात हुआ, जिस दिन आया वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा, आज जिस दिन यहाँ से गया वहाँ तक काउंटिंग खत्म हो जाएगा। बोलो क्या बोला? जिस दिन आया उस दिन से काउंटिंग, घड़ी घूमना स्टार्ट, जिस दिन गया उस दिन, वही दिन उसी दिन में घड़ी खत्म, समझ आया? ओके। तो सर क्या हुआ, 1 जनवरी 2016 को वो आया सर, 1 जनवरी 2016 को आया, वेरी गुड। तो हम लोग सर कैलेंडर तो आगे बनाएंगे सर, तो 16 को बोला बनाएंगे, फिर बोला ऑन 6 अक्टूबर 2017 ही केम टू इंडिया फॉर विजिट 25 डेज। ठीक है सर, इंडिया में आया, वो इंडिया में एक मिनट रुको, हाँ, इवेंट जर्मनी, पहले वो गया जर्मनी गया पढ़ने के लिए, 1 जनवरी 2016 को गया, मतलब 1 जनवरी तक काउंटिंग करना है। दूसरा बात, ऑन अक्टूबर वो इंडिया में आया 25 दिन के लिए, ठीक है सर। ये 2017 में आया। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये 6 अक्टूबर 2017 ये कौन सा फिनेंशियल ईयर में फॉल करता है, तुम लोग बता पाओगे? 16-17, ठीक है। और कोई? 17-18, चलो। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, एकदम इजी चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना। देखो मैं इसको ऐसा रीड करता हूँ, उसको अप्रैल, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मार्च। क्लियर है? ये मेरा अप्रैल है, ये मेरा मार्च है, इसके बीच में अक्टूबर फॉल करता होगा, ठीक है। तो अगर ये अक्टूबर अगर 2017 का हुआ, अगर मेरा ये बीच में जो अक्टूबर है ये 2017 को बिलोंग करता है, तो मेरा अप्रैल कौन सा ईयर को बिलोंग करेगा? सर बिल्कुल 2017 को बिलोंग करेगा। और मार्च कौन सा बिलोंग करेगा सर? तो ये ऑटोमेटिक मुझे समझ आ गया कि ये कौन सा फिनेंशियल ईयर से ये बिलोंग करता है। समझा पाए? ये टेक्निक से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझा पाए? अच्छा, आगे आते हैं सर। तो ये वाला आ गया 25 दिन के लिए। अगेन 15 फरवरी 2018 वो 30 दिन के लिए आया। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी ही केम बैक टू इंडिया परमानेंटली। सर ये जो वर्ड है ये जान ला दिया इस सवाल में। सर इंडिया में वो वापस आ गया एकदम से, और जाने के लिए नहीं गया, तो उसके लिए 61C का भी दरवाज़ा उसके लिए खुल गया। सर सेकंड चॉइस जो था उसके लिए वो भी खुल गया। पहला कंडीशन 61A जो कहता है 182 डेज या से ज़्यादा रहना है। दूसरा कंडीशन 61C वो कहता है 60 दिन प्रीवियस ईयर में, और उससे पहले 4 साल के अंदर 365 दिन। तो इसी का आ गया सर। तो सर ये क्या बोला, वो परमानेंटली इंडिया में कब आया? 16 दिसंबर को आया। मतलब मेरा प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो दिसंबर को इंडिया में आया, राइट। अब सर दिसंबर महीना से मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा,
और हम लोग जो है डिसेंडिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मतलब ऊपर से नीचे, राइट। ठीक है, तो सर दिसंबर हुआ है तो मैंने बोला जिस दिन आएगा उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर कितना दिन का महीना होता है? 31। तो दिसंबर अगर 31 दिन का महीना होता है और 16 से मुझे काउंटिंग करना है तो 15 को आउट करना है। बोलो, दिसंबर अगर 31 दिन का महीना हुआ, अब मुझे 16 से हैंड में काउंटिंग करना है, तो इसके एक आसान तरीका है कि 16 से पहले कौन सा डेट आता है? 15 को आउट कर दो। टोटल से क्या करेंगे? 15 को आउट कर देंगे। तो सर दिसंबर महीना होता है 31 दिन का। सर दिसंबर महीना क्या होता है सर? 31 दिन का। 31 दिन माइनस 15 दिन। बोलिए सर, अब काउंट कीजिए 16 से कोई हैंड में तो आपको 16 दिन मिलेगा। तो ये शॉर्टकट है समझने के लिए कि अगर पूरा महीना जितना दिन का होता है, अब मुझे काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट करना है, राइट, उससे पहले वाला डेट से उसको आउट कर दो। तो 31 माइनस 15 किया तो 16 आया। अब मुझे 16 दिसंबर से काउंटिंग स्टार्ट करना है, राइट। वो दिसंबर में 16 दिन रहा। तो जनवरी में कितना दिन रहा? 31 दिन। सर फरवरी में कितना दिन रहा? सर ये याद रखिएगा, फरवरी ऑफ 2020 क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? सर ये ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो बिल्कुल ये लीप ईयर है और ये हो जाएगा सर 29, राइट सर। और ये हो जाएगा 31 दिन। मतलब प्रीवियस ईयर में ये मिस्टर रूपचांद जो है वो दिसंबर में 16 दिन, जैन में 31 दिन, फेब में 29 दिन और मार्च में 31 दिन रहा। तो वही था टोटल सर। टोटल क्या आया बताइए, कैलकुलेट कीजिए। आई थिंक कैलकुलेटर है तुम लोग के पास, परमिसिबल भी है। इकतीस, 29, 31, 16, ठीक है सर। 10, 7, ये 7 हो गया। 16 यहाँ का 1, राइट। 3, 6, 9, 10, ठीक है सर। सही है, सही है ना भाई? ठीक है, तो ये हो जाएगा 107 दिन। और यहाँ पर मैंने 2 लाइन खींच दिया। ये दोनों लाइन मैंने क्यों खींचा सर? ये दोनों लाइन खींचने के पीछे वजह यह है कि प्रीवियस ईयर में कितना रहा वही काउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर में 107 दिन रहा। तो पहला कंडीशन जो मुझे बताया गया था, 6(1)(a) के हिसाब से वो बताया गया था 182 डेज और मोर। सर फेल हो गए सर? बोल भाई, फेल हो गए कि नहीं सर? नॉट सेटिस्फाइड सर, फेल हो गए सर। दूसरा कंडीशन क्या कहता है आपको सर? दूसरा कंडीशन कहता है 6(1)(c), राइट। 6(1)(c) क्या कहता है सर? जो हम लोगों ने बताया था, टेबल में बनाया था कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन, राइट सर। तो करंट प्रीवियस ईयर क्या था सर आपका? 1920। बोल भाई, क्लियर? उसके बाद जो था पीछे, बिफोर, इससे पहले, राइट सर। इसका पहले 1, 2, 3, राइट। 1, 2, 3, 4, राइट। 4 साल के अंदर 365 दिन, 365 दिन, यही था सर। था कि नहीं सर? था। तो अब यही चीज़ को मुझे और इलाबोरेट करना है कि सर सेकेंड वाला कंडीशन में ये पहला वाला पार्ट तो सर ओके, लेकिन सर इसके साथ में लगा हुआ कंडीशन ये है कि 365 दिन भी चेक करना है, राइट सर। तो 365 दिन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मुझे और टेबल को खींचना पड़ेगा नीचे। बोलिए सर, खींचना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सर पीछे आते हैं सर, देखिए सर 2018-19 जो मैंने बताया ये टैली करेगा सर आपसे, राइट सर। ये टैली करेगा। फिर 2017-18 सर ये टैली कर रहा है सर। फिर 2016-17 सर ये टैली कर रहा है सर। कितना साल हुआ सर? हम प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा सर कितना? 15 और 16। तो ये 4 साल हुआ सर। 1, 2, 3, 4। इन 4 साल में हमको 365 दिन चाहिए। इन
4 साल के अंदर कितना चाहिए? अब मुझे पिछला पढ़ना अब स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? अब मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। सर वो जर्मनी के लिए ही लेफ्ट टू जर्मनी ऑन 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 मतलब वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है? 1 जनवरी 2016। चलो वापस अप्रैल, ठीक है, यहाँ मार्च, ठीक है सर। तो वो कब गया सर? वो गया जनवरी को ना सर। तो जनवरी ऑफ 16, तो मार्च ऑफ जनवरी ऑफ 16, फेब ऑफ 16, मार्च ऑफ 16 सर। तो ये मार्च ऑफ 16 हुआ, राइट सर? और ये कितना होगा सर? बिल्कुल पहले वाला साहब। तो ये हो जाएगा 2015। तो आपका फाइनेंशियल ईयर क्या फॉल किया ये सर? 2015 और 16, राइट है सर? बोलिए सर, समझ पाए? बोल दोस्त, समझ आया? बोल मेरे भाई, समझ आया? ठीक। तो 15-16 में फॉल किया, तो ये यहाँ पर फॉल किया, राइट? तो वो जब जर्मनी में गया तो 1 जनवरी को गया। तो जनवरी में मैं 1 दिन लिखूंगा। जनवरी को मैं कितना दिन लिखूंगा? 1 दिन बस, क्योंकि जिस दिन आया उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट, जिस दिन गया उस दिन काउंटिंग खत्म। तो वो 1 तारीख को चलेगा तो काउंटिंग खत्म। यानी इससे पहले जितना भी टेनियर था, जितना भी मंथ है, सब में रहा। बोल मेरे भाई, रहा कि नहीं रहा? तो सर हमको पता है ना ये माउंटेन वाला बात, जो ऊंचा होता है वो 31 का होता है। तो अप्रैल क्या होगा सर? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो ये डाउन में आया, तो ये 30 तारीख को होगा, राइट सर? ये 30, ये 31 सर, ये कितना? 30, ये 31, ये 31 सर, ये 30, फिर इसके बाद 31 सर, ये 30, राइट सर? फिर ये 31, ये थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसको नीचे खींच के लेके आते हैं। हो गया सर? हो गया। ये तो उसका बात हो गया सर 15-16 का। अब उसके बाद में देखिए सर क्या बोला? ऑन अक्टूबर 6 अक्टूबर 2017 ही केम टू इंडिया फॉर 25 डेज। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में फॉल किया? 6 अक्टूबर 17, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में फॉल किया? वापस आते हैं, वापस देखो भाई, अप्रैल, मार्च, राइट सर? अप्रैल, मार्च, इसके बीच में क्या फॉल करेगा? अक्टूबर। तो सर अक्टूबर ऑफ 17, अक्टूबर ऑफ, ठीक है ना सर? तो अक्टूबर ऑफ 17 कैसे फ्लो किया होगा? अप्रैल से फ्लो किया होगा। तो सर ये क्या होगा सर? ये भी 17 होगा। अच्छा, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे 1 जनवरी को। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2018, राइट सर? तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में फॉल किया? बात समझाए? तो फाइनेंशियल ईयर फाइंड करने का ये तरीका मतलब मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसलिए बताता हूँ इसको। तो ये 17-18 में फॉल किया, तो 17-18 में ये रहा। 17-18 में कितना दिन के लिए आया? सिर्फ 25 दिन के लिए आया। तो मैं एज अ नेट ऑफ नेट 25 डेज लिख करके छोड़ सकता हूँ। मैं चाहूँ तो, कोई चाहे तो अक्टूबर में लिख सकता है, बट मैं नेट ऑफ लिख करके छोड़ देता हूँ। तो ये सर आ गया 25 डेज, राइट सर? लेकिन अगर मान के चलो पहली बार कर रहे हैं तो ये हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं। 6 अक्टूबर को आया, 25 दिन रहा, राइट? तो 6 अक्टूबर से काउंटिंग करना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? अक्टूबर में कितना दिन होता है? अक्टूबर में 31 दिन होता है। 31 में से 6 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, तो कितना का आउट करना पड़ेगा? 5 का आउट करना पड़ेगा। तो सर ऐसा है, यहाँ पर अक्टूबर महीना है 31 का, 31 का, लेकिन इसमें से 5 आउट करने से नहीं होगा क्योंकि 25 दिन रहा, पूरा महीना नहीं रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में चलने से नहीं होगा, तो हमको काउंट करना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, लगभग आखिर तक 30 अक्टूबर तक हो रहा, राइट सर? तो अक्टूबर में आकर के सीधा हम क्या किए सर? 17-18 में, ये 17-18 में आए और ये अक्टूबर में आकर के हम 25 दिन लिख दिए, राइट सर? लिखने के बाद यहाँ टोटल कर दिए 25 दिन। क्लियर है? जब स्पेसिफिक बता दिया है, उसके बाद बता रहा है सर कि अगेन 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2018, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर में फॉल किया?
17-18 में फॉल किया, देखो अब फंस जाते हैं क्योंकि 17-18 का ही कर रहे हैं हम लोग। वापस वो कब आया? फाइनेंशियल ईयर 18, वापस वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आया? किसमें आया? 15 फरवरी 2018 को आया। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आया? 17-18 में आया। और हम लोग 17-18 का ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब 17-18 में वापस वो आया, कितने दिन के लिए आया? 30 दिन के लिए, राइट, 30 दिन के लिए आया। तो अब देखो फरवरी में 15 तारीख को आया, और फरवरी में कितने दिन का महीना होता है? 28। अब 15 से काउंटिंग स्टार्ट करना है। तो फरवरी में कितना दिन रहा? बोलिए। टोटल वो रहा 30 दिन। बोला है 15 फरवरी आने के बाद वो 30 दिन रहा, राइट। बट हम अगर मंथ वाइज क्लासीफाई करना चाहते तो हमको तो स्पेसिफिक बैठाना पड़ेगा। फरवरी में कितना दिन होता है? 28 दिन। कब से काउंटिंग स्टार्ट करना है? 15 से। तो 14 को आउट करना पड़ेगा। 15 को आया, 15 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, तो 15 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कितना का आउट करना पड़ेगा? 14 का आउट करना पड़ेगा। तो फरवरी में देखिए सर, ध्यान दीजिएगा सर, 28 माइनस 14 करेंगे तो सर यहाँ 14 दिन आएगा। आप कोई हैंड में भी काउंटिंग करेंगे तो 15 से तो 14 दिन ही होगा, हुआ। अब ये 30 दिन रहा सर, कितना दिन रहा यहाँ पर? सर यहाँ 30 दिन, 30 दिन में से फरवरी में 14 दिन रहा, तो मार्च में कितना दिन रहा होगा? 16 दिन। बात समझा? तो इसको रिक्लासीफाई करने का ज़रूरत है, राइट। तो 25 दिन रहा अक्टूबर में, 30 दिन फरवरी और मार्च में मिला के रहा। 25 और 30 कितना हो गया? 25 और 30 हो गया 55 दिन, 55 डेज। बोल भाई, क्लियर? और तो नहीं है? और नहीं है ना? बोलो भाई। और नहीं तो अब ये तो अपना प्रीवियस ईयर का 1920 का, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, ऊपर हो चुका है। अब बाकी रहा ये 1 2 3, अरे बाबू, ये 4, 1 2 3 4 का रहा, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग करना पड़ेगा। अब इसको उतना जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 30 कितना होता है? 270, फिर 1 2 3 4 5 6, 270 प्लस 6, 276। तो यहाँ पर कितना हो गया सर? 276। अब मुझे बात क्या था सर कि इन 4 साल को ऐड करना है, 1 2 3 4, ये 4 साल को ऐड करना है, राइट, करना है। तो ऐड करो, राइट सर। इन लोग का 0 है ये फाइनेंशियल ईयर का, कितना होगा बताइए? बताइए। 5 6 11 का 1 हाथ में रहा, 1 6 7 13, राइट, 6 7 13, फिर यहाँ पर 3, राइट सर। यार ठीक है सर। तो सर क्या सेकंड चॉइस को भी, सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर पाया ये? फर्स्ट कंडीशन में फेल हो गया, और सेकंड कंडीशन में, क्योंकि सेकंड कंडीशन में चाहिए 365 डेज चाहिए 4 साल में। सर 60 दिन तो हो गया प्रीवियस ईयर में 60 दिन तो हो गया, लेकिन 4 साल के अंदर 365 दिन चाहिए। मतलब ये 4 साल को जोड़कर 365 दिन चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, 331 दिन ही हो पाया, राइट। अब इसमें नोटेशन लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में नोटेशन लिखना पड़ेगा। इसको नोटेशन कैसे लिखेंगे? मतलब ये जो सवाल मैंने किया, ये सवाल में अब हमको लिखना पड़ेगा कि क्या रहा, ये जो मिस्टर रूपचंद है वो क्या रहा। मैंने तो बताया था ना कि आपका रेसिडेंशियल का 3 है। पहला है सर ROR, ये पहला टाइप है, काला। उसके बाद RNOR, राइट सर, गोरा। और उसके बाद NR सर, नीला। समझा? तो इन तीनों में से उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? ROR हुआ या RNOR हुआ कि NR हुआ? पहला बात है कि वो 2 में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सर उसने क्या किया? दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई वो नहीं कर पाया, तो सीधा बात है वो रेसिडेंट तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? NR, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। वापस से समझ लो ध्यान से सर, अगर रेसिडेंशियल स्टेटस को फॉलो करो, तो पहले आप हो गए रेसिडेंट,
राइट। अगर आप रेसिडेंट नहीं हुए तो क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। जब आप रेसिडेंट बनोगे तब आपका फर्दर डिवीजन होगा, जब आप रेसिडेंट बनोगे तब आपका फर्दर डिवीजन होगा। यहाँ पर होगा ROR या RNOR। बात समझ पाए? मतलब अगर पहला जो चेक है क्या आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जो दोनों कानून में से एक भी कानून को मान नहीं पाया, सर वो क्या बन जाएगा? वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। जो दोनों में से एक कानून में पास हो गया वो क्या बन जाएगा? अब जब वो रेसिडेंट हो गया तब उसको फर्दर देखना पड़ेगा, उसका और डिवीजन चेक करना पड़ेगा। वो डिवीजन चेक करेंगे तो चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉन रेसिडेंट। अब मैं इसको अपना लैंग्वेज में बताता हूँ, एकदम आसान तरीके से बताता हूँ, जिस हिसाब से मैं मतलब सोचता हूँ। हो सकता है मुझसे तुम लोग कहीं गुना ज़्यादा अच्छा सोचते हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अप्रोच का डिफरेंस हर जगह रहता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मिस्टर रूपचांद जो है उन्होंने कोई भी कंडीशन, जो रेसिडेंट होने का जो भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलना है। मिस्टर रूपचांद हैज़ नॉट सेटिस्फाइड ईदर ऑफ द कंडीशन। ईदर मतलब दोनों में से एक, ईदर मतलब दोनों में से एक। मिस्टर रूपचांद हैज़ नॉट सेटिस्फाइड ईदर ऑफ द कंडीशन 61A और 61C, राइट, फुल स्टॉप। हेंस वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? हेंस ही इज नॉन रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? इन द प्रीवियस ईयर। इन द प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? हेंस ही बिकेम नॉन रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर 1920। बस फुल स्टॉप, कहानी खत्म।